चलो ऑलराइट लेट्स स्टार्ट। अब देखो हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, टॉर्ट लॉ, राइट। टॉर्ट लॉ। अब अगर मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाने लगा हूं तो सबसे पहली चीज जो आपने मुझसे पूछनी है वो ये पूछनी है कि सर लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है। सुनो, आपने मुझे बोला कि सर लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा दो, मैं लॉ ऑफ टॉर्ट शुरू कर रहा हूं अभी। और लॉ ऑफ टॉर्ट शुरू करते वक्त सबसे पहली चीज जो आप मुझसे पूछोगे कि सर लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाने से पहले इसको डिफाइन तो कर दो, इसकी डेफिनेशन तो बता दो, राइट। सुनो मेरी बात, बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये एक फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट कह लो या फिलोसफी कह लो, उसका नाम होता है करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस। अब ये करेक्टिव जस्टिस का मतलब क्या होता है? करेक्टिव जस्टिस का मतलब होता है कि इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक देन यू नीड टू फिक्स योर मिस्टेक। यानी अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको छोड़ेंगे नहीं, रुको और अपनी गलती को सुधारो, सही करो, फिक्स करो। क्लियर है यहाँ तक? So law of tort is based on the philosophy and the concept of corrective justice, which basically means that if you have made a mistake, then you must fix it. Clear है यहाँ तक? आयान? फिर यस लॉ सर। ऑफ टॉर्ट की एक डेफिनेशन आई। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन आई। डेफिनेशन क्या आई? दैट इफ ड्यू टू, सुनना बड़ी गौर से, दैट इफ ड्यू टू वन पर्सन्स नेग्लिजेंट एक्ट, if due to one person's negligent act, if another person suffers a damage or a harm or an injury, then the injured party can sue the negligent party and can get compensation in the form of damages. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर एक बंदे की गलती की वजह से, अगर एक बंदे की लापरवाही की वजह से अगर किसी दूसरे बंदे का नुकसान हो जाता है तो जिस बंदे का नुकसान हुआ है वो मुझको सू करे और मुझसे पैसे निकलवा ले। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, राइट। फॉर एग्जांपल, आयान आप अनम्यूट करो, मैं आपको एग्जांपल में डालता हूं। फॉर जी एग्जांपल, सर। आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं रोड पे बिल्कुल ठीक तरीके से, और मैं पीछे से आता हूँ शराब पी के, राइट। और मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ, मैं स्पीडिंग कर रहा हूँ, मैं कटिंग मार रहा हूँ। बताओ मैं गाड़ी सही चला रहा हूँ गलत चला रहा हूँ? गलत तरीके से चला रहे हैं। राइट ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग? नेग्लिजेंट ड्राइविंग। नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो जो उमर खान है वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है। सही हरकत है गलत हरकत है? गलत गलत हरकत है। हरकत। नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है। और मैंने गलत गाड़ी चलाते चलाते अपनी गाड़ी पीछे से आपकी गाड़ी को मार दी। जब मैंने हम्म। अपनी गाड़ी आपको मारी आयान, तो दो चीजें हुई, आपकी गाड़ी का बम्पर टूट गया। बताओ गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बिल्कुल सर है। गाड़ी मेरी तो प्रॉपर्टी क्या है। हम बोल सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है? यस सर। और जो जर्क लगा आपकी गाड़ी को, आपका सर लगा विंडस्क्रीन पे और सर फट गया, तो क्या आपको पर्सनल इंजरी हुई कि नहीं हुई? हुई सर। यस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि उमर खान की लापरवाही वाले ड्राइविंग की वजह से अयान को दो किस्म के डैमेज हो चुके हैं? जैसा नो? यस। यस सर। क्या ये हम लोग देख रहे हैं कि उमर खान ने गलत गाड़ी चलाई, लापरवाही से गाड़ी चलाई और गलत गाड़ी चला के अयान की गाड़ी को पीछे से मार दिया, अयान की गाड़ी का बम्पर उठा तो प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, अयान का सर फटा तो पर्सन इंजरी हो गई? कैन वी से दैट ड्यू टू, वी अंडरस्टैंड that due to Umar Khan's negligent act of negligent driving, Ayan has suffered personal injury and property damage? Yes or no? यस सर। Yes. अयान ऐसे सिचुएशन में आप मुझे छोड़ दोगे या मेरे पे केस कर दोगे, सू कर दोगे मुझे? सर केस कर दूंगा। बिल्कुल। अब आपने करना क्या है अयान? आप मुझे सू कर दोगे, जी लेकिन सर। अगर सू करके आप केस जीत गए, अगर सू करके आप केस जीत गए तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। मुझे आपको पैसे डैमेज। देने पड़ेंगे, damages. डैमेजेस देने पड़ेंगे। अब आप केस जीतोगे कैसे ये बताता हूं। अगर सिर्फ 3 पॉइंट प्रूव करा दिए आप केस जीत जाओगे और मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? प्रूफ ड्यूटी ऑफ केयर। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रूफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। और तीसरा पॉइंट क्या है? प्रूफ कॉजेशन। अगर ये 3 पॉइंट आपने प्रूफ करा दिए तो मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप केस जीत जी सर। जाओगे। क्लियर है यहां तक? जी। पहला पॉइंट क्या है? प्रूफ ड्यूटी ऑफ केयर।
अयान, और ये तीनों पॉइंट आपको ही क्लेम, अयान आप कौन हो? क्लेमेंट हो, राइट? जी मैं सर, कौन हूँ? डिफेंडेंट हूँ। डिफेंडेंट है। आप कौन हो? इंजर्ड पार्टी हो। मैं कौन हूँ? नेग्लिजेंट पार्टी हो। ऐसा ही है। जी सर। अयान, आप जब ये सू करोगे, केस करने में पैसे मिलेंगे, केस जीतने में पैसे मिलेंगे? केस जीतने पैसे मिलेंगे। जीतने कितने पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा? ड्यूटी ऑफ क्या है? ब्रीच एंड कॉजेशन। समझाई कॉजेशन। बात? ड्यूटी ऑफ का मतलब क्या होता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था। अयान को प्रूफ करना था पड़ेगा that the defendant उमर खान had to take care of अयान। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अयान का ख्याल रखता। दैट इज ड्यूटी ऑफ केयर। ये दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। यू प्रूफ कराओ कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। नहीं रखा, नहीं रखा तुम्हारा ख्याल। एंड थर्ड पॉइंट, कॉजेशन। कॉजेशन का वर्ड निकला है कॉज से। कॉज यानी वजह। ये प्रूफ कराओ कि उमर खान ही एक्चुअल वजह है तुम्हारे नुकसान की। हम्म। तो बताओ, क्रिमिनल लॉ में याद है कॉजेशन बट फॉर टेस्ट? जी ये सर। सेम वहां पर वही लगता है। बट फॉर उमर खान एक्शन द अयान वुड नॉट हैव सफर्ड द डैमेज। अगर मैं गलत गाड़ी नहीं चलाता तो मैं आपको गाड़ी नहीं मारता और आपको नुकसान नहीं होता। तो क्या मैं ही वजह हूं आपके नुकसान की? यस और नो? यस। 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 तो अगर ड्यूटी ऑफ केयर, उमर को तुम्हारा ख्याल रखना था। ब्रीच, उमर तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। कॉजेशन कि उमर ही वजह है तुम्हारे नुकसान की। अगर तीनों पॉइंट प्रूव कर दिए तो मैं लायबल हो जाऊंगा और मुझको तुम्हारे पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? जी। जी सर। तो याद रखो कि आज के दिन हम लोग क्या सब बताओ, हमारे सिनेरियो में क्या हुआ है? उमर खान ने गलत गाड़ी चलाई और अयान को फायदा पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया? बताओ। नुकसान। नुकसान कौन सा पहुंचाया? प्रॉपर्टी डैमेज एंड पर्सनल इंजरी, राइट? जी आपने सर। सू किया है। सू करने में पैसे मिलेंगे, केस जीतने पे? केस जीतने पे। जीतने केस पे। जीतने के लिए प्रॉपर्टी डैमेज और पर्सनल इंजरी के अंदर जब आप मुझे सू करोगे, पहला पॉइंट क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ड्यूटी ऑफ ड्यूटी केयर। ऑफ क्या? ड्यूटी ऑफ क्या यानी मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था। ब्रीच में तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, कॉजेशन नहीं बजाओ। अब ब्रीच और कॉजेशन को भूल जाओ। आज की क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि पर्सन इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज अगर किसी बंदे को हो जाए तो ड्यूटी ऑफ केयर किस तरह से प्रूव कराई जाती है। क्लियर है? जी सर। यहां तक everyone else unmute yourself and let me know, do you guys understand everything that I've taught up till now? Yes, जी sir. यहां सर। तक क्लियर यस है? सर। यस सर। अच्छा, आगे चलते हैं। सर जीबीएच और पर्सनल इंजरी में क्या फर्क है? छोड़ दो, वो क्रिमिनल लॉ थोड़ी है ये सब इस पर सब इंजरी पर्सनल होती है बस। असॉल्ट, बैटरी, ये सब चीजें थोड़ी है। ओएपी थोड़ी, क्रिमिनल लॉ थोड़ी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब वो एग्जाम्पल शुरू से चलते हैं। उमर खान गलत गाड़ी चला रहा था, गलत गाड़ी चलाकर अयान की गाड़ी पीछे से मार दी, बम्पर तोड़ दिया, पर्सनल इंजरी हो गई। बम्पर तोड़ दिया, पर्सनल इंजरी हो गई। ठीक है, सॉरी, बम्पर तोड़ दिया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। माय बैड, सॉरी गाइस, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। नंबर टू, सर फ्रेंड्स किसी जगह सर फट गया, ये क्या हो गई? पर्सनल इंजरी। अयान छोड़ दोगे, सू करोगे? सू करूंगा सर। सू करने में पैसे मिलेंगे, केस जीतने पे? केस जीतने के। जीतने पे। केस जीतने पे पहला पॉइंट कौन सा प्रूफ करना पड़ेगा? ड्यूटी ऑफ केयर, राइट? अब हम आज की क्लास में क्या सीख रहे हैं कि पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज की ड्यूटी ऑफ केयर किस तरह से प्रूव होती है। करेक्ट? Yes, यस। sir. जस्ट वन सेकेंड, ये आर जो है, आर लिखा हुआ है आपके नाम पे, ये आर कौन है? अनम्यूट सर करके बता रफीउल, सकते हैं? रफीउल्लाह खान। ठीक है, प्लीज पूरा नाम लिखा करें क्योंकि फिर वो आउटसाइडर्स को मैं अलाउ नहीं करता ओके ना, सर, तो वो ओके। सही है। अच्छा, अच्छा, पर्सनल इंजरी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, अयान को मेरी लाभ हुए थे, उसने मुझे सू किया। पहला पॉइंट का प्रूफ करना, ड्यूटी ऑफ केयर। आज की क्लास में ये सीखेंगे ड्यूटी ऑफ केयर प्रूफ किस तरह से करते हैं। अब पहली बात सुनो, जो पर्सनल इंजरी अगर किसी बंदे को हो जाए तो जो ड्यूटी ऑफ केयर अप्लाई होती है ना, उस वाली ड्यूटी ऑफ केयर का नाम होता है General duty of. जनरल ड्यूटी ऑफ केयर नाम होता है। अगर पर्सनल इंजरी हो जाए तो कौन सी ड्यूटी ऑफ केयर लगती है अयान? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। समझाई बात? जी सर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तब भी कौन सी ड्यूटी ऑफ केयर लगती है? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। जी सर। यानी पर्सनल इंजरी हो या प्रॉपर्टी डैमेज हो या दोनों साथ हो, ड्यूटी ऑफ केयर सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट। सेम। सेम है, सेम है, जनरल ड्यूटी ऑफ केयर है। पर्सनल इंजरी हुई, जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। दोनों साथ में हुआ तब भी जनरल ड्यूटी ऑफ केयर।
यानी पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज पे कौन सी लगती है ड्यूटी ऑफ केयर? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अब सवाल ये है कि भाई कोर्ट के अंदर अयान ऐसा क्या प्रूव करे कि जनरल ड्यूटी ऑफ केयर प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले एक केस आया, इस केस का नाम है डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। डोनाह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस क्या बोलता है कि भाई आप सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करा दो, कितना? सिर्फ एक, और ड्यूटी ऑफ केयर स्टैब्लिश हो जाएगी। जस्ट प्रूव वन पॉइंट, दैट्स इट। इस पॉइंट का नाम है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सुनना, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यार ये चेक करो कि क्या डिफेंडेंट, यानी जिस बंदे ने गलत हरकत की है, गलती की है, जो डिफेंडेंट है, क्या वो गलत काम करते हुए सोच सकता था कि इसकी गलत काम से किसी को नुकसान हो सकता है? अगर ये बंदा सोच सकता था लेकिन फिर भी इसने ये काम किया, तो इसको क्या कर दो? लायबल कर दो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक बंदूक निकालता हूँ, लोड करता हूँ, ऐसे ऐसे बंदूक की गोलियां मारता हूँ, तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि मेरी गोली किसी को लग सकती है? जी सर। इसी तरीके से अगर एक बंदा रोड पे कटिंग कर रहा है, सिग्नल तोड़ रहा है, गलत गाड़ी चला रहा है, तो क्या वो सोच सकता है कि वो अपनी गाड़ी किसी को मार सकता है? यस रीजनेबल सर। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या तुम सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते? बताओ, इफ आई ड्राइव माय कार नेग्लिजेंटली, कैन आई पॉसिबली थिंक दैट आई कैन पॉसिबली हिट अनदर पर्सनस कार? यस और नो? यस यस सर। और नो? यस Yes, sir. सर। यस। तो ड्यूटी ऑफ केयर पास, फेल? ड्यूटी ऑफ केयर पास। पास। अगर मैं गलत गाड़ी चलाऊं तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि मेरी गलत गाड़ी चलाने से किसी और बंदे को गाड़ी लग सकती है, उसको नुकसान हो सकता है? यस। Yes. तो इफ अ पर्सन ड्राइव्स a car negligently, it is obvious that he can also reasonably foresee that he can hit another car. Since it is reasonably foreseeable that he can cause damage, duty of care pass, fail, pass. इस reasonable possibility को दूसरे वर्ड्स के अंदर नेबर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। यहां तक सब समझ आ गया? क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. एवरीवन, दुनिशा, बुरहान, राना, Clear. रफीउल्लाह, जी राइट? सर। यस ये लॉ सर। स्टूडेंट कौन है? ये लॉ स्टूडेंट कौन है? जरा ये क्या नाम है आपका भाई? सर मैं साउथ कौन? साउथ सऊद हो? नाम लिखो ना यार। अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां तक जो मैंने पढ़ाया अयान, ये इजी है कि डिफिकल्ट है? ये बताओ जेन्युइनली। Sir, easy है. Like, इजी है। तो हमने क्या देखा कि ये जो लॉ था, ये क्या था? इजी है। याद रखो, कोई भी चीज इजी होती है ना, तो वो वाइड होती है। जो चीज मुश्किल होती है ना, वो होती है नैरो। तो ये वाइड है कि नैरो है? वाइड। wide, sir. ये वाइड है। क्योंकि ये वाइड है, इसके वजह से दो मसले आए, दो इश्यूज आए, दो प्रॉब्लम्स आ गई, राइट? क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम नंबर 1, फ्लड गेट्स। प्रॉब्लम नंबर 2, क्रशिंग लायबिलिटी। ये क्या है क्रशिंग लायबिलिटी, फ्लड गेट्स? मुझे बताओ, अगर लॉ बहुत ही आसान है प्रूव करना, अगर ये प्रूव करना, अगर लॉ बहुत ही आसान है, राइट? जब अयान मुझे सू करेगा तो आसानी से केस जीत जाएगा या हार जाएगा? बताओ। जीत जाएगा। ठीक है। अगर लॉ बहुत आसान है तो कोर्ट में केस जीतना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? आसान हो गया, राइट? आसान हो गया सर। तो मैंने राना पे केस किया, जीत गया, पैसे निकाल लिए। मैंने सऊद पे केस किया, जीत गया, पैसे निकाल लिए। मैंने शम्स से केस किया, जीत गया, पैसे निकाल लिए। काम छोड़ दिया है, नौकरी वोकरी छोड़ दी है, बिजनेस बंद कर दिया है, लोगों को सू करता हूँ, से पैसे निकालता हूँ, ये काम शुरू किया। बताओ, अगर आसान है प्रूव करना, केस में कोर्ट में जीतना, तो कोर्ट में कम केस आएंगे, ज्यादा केस आएंगे? ज्यादा केस आएंगे। ज्यादा के जब कोर्ट में ज्यादा केस आएंगे तो कोर्ट में जज है 50, केस है 50,000, तो मैनेज करना आसान है कि मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फ्लड गेट्स बोलते हैं। द कोर्ट्स आर फ्लडेड विद केसेस। इतना केस आ गया कि कोर्ट्स आर फ्लडेड विद केसेस, इसको कहते हैं फ्लड गेट्स। ठीक है। दूसरा क्या है? क्रशिंग लायबिलिटी। मैंने आपको केस किया, जीत गया, पैसे निकाले आपसे। किसी और पे केस किया, जीत गया, पैसे निकाले। फिर किसी और पे केस किया, जीत गया, पैसे निकाले। क्या बर्बादी नहीं है माशरे के अंदर? ये बर्बादी है। ऐसी बर्बादी को बोलते हैं क्रशिंग लायबिलिटी। समझाई बात नहीं आई? तो क्या आपको लगता है ये Sir, लॉ ये अच्छा है crushing या बेकार liability है? दोबारा बताइएगा. When I sue you and unfairly win the case and you are held liable, that is crushing liability.
The law is kept so easy and wide that when I sue anyone, I can easily win the case. And that it is unfair for the other party to be held liable. That is called crushing liability. समझाई? Yes. क्लियर है? अब मुझे बताओ कि लॉ के अंदर ये दो मसले हैं, फ्लड गेट्स, क्रशिंग लायबिलिटी. छोटे मसले हैं, बड़े मसले हैं? बड़े मसले हैं. बड़े आपको क्या लगता है इस लॉ को चेंज करना चाहिए? जी सर. बिल्कुल. नो तो सर. इवेंचुअली चेंज करना चाहिए भाई, मसले हैं तो मसले हल कर रहे हैं ना भाई. तो एक क्या हुआ, एक केस आया, उस केस का नाम है एंस वर्सेस मर्टन. एन वर्सेस मर्टन ने क्या किया, डॉनी वर्सेस स्टीवेंसन का केस ओवररूल कर दिया. ओवररूल यानी इसका केस खत्म कर दिया. और क्या बोला कि आज के बाद किसी को पर्सन इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होगा तो जनरल ड्यूटी ऑफ केयर में डॉनी का केस अब लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बल्कि किसका लगेगा? एन वर्सेस मर्टन का केस लगेगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, जी. sir. अब एन वर्सेस मर्टन के केस के अंदर बोलते हैं जनरल ड्यूटी ऑफ केयर में अब एक नहीं बल्कि पहले कितने, एक पॉइंट प्रूफ करना था, राइट? अब बोलते हैं एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश करने के लिए. 2 पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे. पहला पॉइंट क्या प्रूफ करना पड़ेगा? रीजनेबल फॉरसीएबिलिटी. बताओ, ये पुराना पॉइंट उठा के वापस छाप दिया, कॉपी पेस्ट. Yes. यस सर. नया पॉइंट कौन सा लेकर आए? पब्लिक पॉलिसी. बोलते हैं जनरल ड्यूटी ऑफ केयर में 2 पॉइंट प्रूफ करोगे तो ही केस जीतोगे. चलो इन पॉइंट को समझते हैं. रीजनेबल फॉरसिबिलिटी का मतलब क्या है? सिंपली चेक करो कि जिस बंदे ने गलत काम किया है, क्या वो गलत काम करते वक्त सोच सकता था कि इस गलत काम से किसी का नुकसान हो सकता है? अगर वो सोच सकता था फिर भी उसने किया, यानी कुछ रीजनबली फॉरसी, तो उसको लायबल कर दो. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या है? पब्लिक पॉलिसी. सिंपली चेक करो कि अगर जज को देखना पड़ेगा, जज को इवेल्युएट करना पड़ेगा, जज को जांचना पड़ेगा. जज को देखना क्या है कि अगर आज के दिन मैंने ड्यूटी ऑफ केयर स्टैब्लिश कर दी, मेरे पे केस हुआ, राइट? बोलते हैं अगर आज के दिन मैंने ड्यूटी ऑफ केयर स्टैब्लिश कर दी तो इससे आने वाले वक्तों में अवाम यानी पब्लिक का फायदा होगा या पब्लिक का नुकसान होगा. अगर पब्लिक का बेनिफिट है तो ड्यूटी ऑफ केयर स्टैब्लिश कर देंगे, अगर नहीं है बेनिफिट तो ड्यूटी ऑफ केयर स्टैब्लिश नहीं करेंगे. क्लियर है? Yes. अब इसको अप्लाई करके देखते हैं. बताओ, उमर खान drove his car negligently and hit Durisha's car from behind, broke Durisha's bumper and she broke her head as well. बम्पर टूटा, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ दुरिशा. यस. Yes. सर बड़ा पर्सन इंजरी हो गई, छोड़ दो कि सू करोगी? सू करोगी. पहला पॉइंट क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ड्यूटी ऑफ केयर. कौन सी ड्यूटी ऑफ केयर लगती है इसके ऊपर? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर. Yes. पहला कौन सा केस है? डॉनी वर्सेस स्टीवेंसन. अभी चल रहा है या ओवररूल हो गया है? Overrule हो गया. ओवररूल हो गया. अप्लाई होगा नहीं होगा? नहीं होगा. कौन सा केस अप्लाई होगा? एंड वर्सेस मर्टन. एंड वर्सेस मर्टन में 2 पॉइंट प्रूफ करना है. पहला पॉइंट रीजनेबल फॉरसिबिलिटी. बताओ, अगर मैं गलत गाड़ी चलाता हूँ तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि मेरी गलत गाड़ी चलाने से किसी और बंदे का नुकसान हो सकता है? यस और नो? यस सर. Yes, sir. यस. पहला पॉइंट पास, फेल. पहला पॉइंट पास. दूसरा पॉइंट पब्लिक पॉलिसी. अगर आज मुझको लायबल कर दिया तो देखना पड़ेगा कल को आवाम को फायदा होगा नुकसान होगा. बताओ, अगर आज मुझको लायबल कर दिया तो कल को आवाम को इबरत मिलेगी, तो कल को आवाम सही गाड़ी चलाएगी, गलत गाड़ी चलाएगी मुझे देखकर? Page like. सही चलाएगी. तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम. Come. आवाम का फायदा है नुकसान है? फायदा है. Fine. दूसरा पॉइंट पास, ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश. ये समझ आ गया 2 पॉइंट? Yes, sir. सर आगे पब्लिक बढ़े. पॉलिसी एक हाँ. क्राइटेरिया है या फिर कोई इम्प्लीकेशन है उसकी? Public policy is the requirement that must be established and proven in the court. The court must evaluate that if they establish the duty of care today and hold the person liable in future, a precedent will be set. Then what will happen in future? Will it benefit the public in future or not? If it will, then the duty of care challenge. Otherwise not. तो अगर आज को मुझे लायबल कर दिया तो कल को लोग बोलेंगे गलत गाड़ी चलाते हो, मारते हो, तो भाई कोर्ट में पैसे देने पड़ते हैं, तो लोग सही गाड़ी चलाएंगे ना भाई. एक्सीडेंट कम होंगे, आवाम का सर फायदा ये है. तो सारा जज की चॉइस होगी, वो जो मर्जी डिक्लेयर कर दे. अरे तो भाई आप वकील का चाय पियोगे, वहां पर आप भी नहीं आर्ग्यूमेंट दोगे कि कैसे फायदा हो रहा है, किसी नुकसान हो रहा है. ठीक है. अब वो जज की चॉइस है कि वकील है, इररिस्पेक्टिव. आपको क्या समझना है कि 2 पॉइंट प्रूफ करने पड़ते हैं. समझ आ गए 2 पॉइंट? यस और नो? जी सर. क्लियर? यस Yes, सर. sir. बस ये करना. एग्जाम में आप जज हो, आप खुद चेक कर लोगे भाई क्यों हो रहा है नहीं हो रहा. मैंने जैसे आर्गुमेंट बनाया ऐसे ही.
अच्छा मुझे बताओ, एन वर्सेस बर्टन ने क्या बोला था कि डॉनी वर्सेस स्टीवेंसन ने एक ही पॉइंट रखा हुआ है। लॉ बड़ा ही इजी है, बहुत ही वाइड है, इससे फ्लड गेट्स ऑफ क्रशिंग लायबिलिटी का मसला होता है। एन वर्सेस बर्टन ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि हम लॉ को नैरो कर देंगे, हम लॉ को मुश्किल कर देंगे, और ताकि फ्लड गेट्स और क्रशिंग लायबिलिटी का मसला खत्म हो जाए। आप मुझे बताओ कि एन वर्सेस बर्टन ने एक नया पॉइंट निकाला इसने पब्लिक पॉलिसी, क्या बहुत बड़ा तीर मारा है इसने? नो सर, नहीं। आपको लगता है लॉ को क्या बहुत नैरो कर दिया या फिर वैसा ही है? तकरीबन ऐसा ही है सर। ऐसा ही है। तो क्या हुआ, जो प्रॉब्लम है ना फ्लड गेट्स और क्रशिंग लायबिलिटी के, वो प्रॉब्लम आज भी खत्म नहीं हुए, वो प्रेवलेंट रहे, वो खत्म ही नहीं हुए। तो क्या अभी भी हमें ये मसला फिक्स करना है या छोड़ दें मसले को? करना है फिक्स सर। फिक्स करना है सर। पड़ेगा। तो इवेंचुअली थर्ड केस आया। इस थर्ड केस का नाम है मर्फी वर्सेस ब्रांड। वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। मर्फी से ब्रेंटफोर्ड के केस ने क्या किया, एंड वर्सेस बर्टन के केस को क्या कर दिया, ओवर रूल, और क्या बोला कि आज के बाद किसी बंदे को पर्सनल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो तो डॉनी वर्सेस स्टीवेंसन नहीं लगेगा, एंड वर्सेस बर्टन नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा केस लगेगा, माफी। मर्फी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। और मर्फी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड ने क्या बोला कि जनरल ड्यूटी ऑफ केयर में मर्फी लगेगा, और आज के बाद ये पॉइंट शॉइंट वाला लगाने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट शॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है भाई। और इसने एक नई अप्रोच निकाली, इस अप्रोच का नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच, आप सब लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जुडिशियल प्रेसिडेंट का, याद है? यस। जी सर। Yes. किसी इंक्रीमेंटल practice statement में अप्रोच, था। हाँ इंक्रीमेंटल अप्रोच जुडिशियल प्रेसिडेंट को कहते हैं बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि मर्फी से ब्रेंटफोर्ड ने इंक्रीमेंटल अप्रोच निकाले। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या बोलती है कि आज के बाद किसी बंदे को पर्सनल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो तो जनरल ड्यूटी ऑफ केयर में मर्फी लगेगा, जिसमें इंक्रीमेंटल अप्रोच लगेगी। और इंक्रीमेंटल अप्रोच के लिहाज से हम लोगों को पॉइंट शॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली क्या करो, एक काम करो, क्या काम करो, सिंपली एक चीज चेक करनी है आपको। अगर आज के बाद कभी कोई केस आता है कोर्ट के अंदर, सिंपली ये चेक कर लो कि पास्ट में क्या कोई सिमिलर केस आया है या ऐसा पास्ट में सिमिलर केस नहीं आया, बस ये चेक करना है आपको। समझाई बात? जी सर। यस। सिंपली ये चेक करना है कि पास्ट में ऐसा केस आया कि नहीं आया। यानी सर बट पास्ट के अंदर जो केसेस आए थे, is there any old case available with similar facts or not? सुनना बताता हूँ, मुझे समझ आ गया तुम क्या सवाल पूछने वाले हो, अभी जवाब दे दो। पास्ट के अंदर क्या कोई ऐसा ओल्ड केस आया जिसकी फैक्ट्स एग्जैक्टली सेम है? अगर पास्ट में एक ऐसा केस आया है तो सिंपली चेक करो कि उसके अंदर ड्यूटी ऑफ केयर हमने एस्टेब्लिश की थी या नहीं की थी। अगर पास्ट में ऐसा केस आया है और उसमें ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश हुई थी तो इस वाले केस में भी ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश कर हो दो। जाएगी। लेकिन अगर पास्ट वाले केस में ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश नहीं की तो हमारे वाले केस में ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश नहीं होगी, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक बंदे ने दूसरे बंदे की गाड़ी मारी जिससे पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश कर दी गई, ठीक हो गया। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025, 2025 के अंदर मैंने दुरिशा की गाड़ी मारी, ठीक है, और उसको पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। बताओ दुरिशा मुझे सू करोगी? पहला पॉइंट ड्यूटी ऑफ केयर, कौन सी ड्यूटी ऑफ केयर? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। डॉनी लगेगा? नहीं। एंड लगेगा? नहीं। मर्फी लगेगा? हाँ। मर्फी करंट लॉ है, ये लगता है हमेशा। इसमें कौन सी अप्रोच है? इंक्रीमेंटल अप्रोच। बताओ हमारी गाड़ी लगी है 2025 में, क्या 2020 पास्ट में कोई ऐसा केस आया है जहां पर गाड़ी मारी हो? यस और नो? यस। उसमें ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश थी? यस और नो? यस। हमारे के में ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश होगी कि नहीं? यस। हो यस। जाएगी। अगर वहां नहीं हुई थी तो हमारे में भी नहीं होगी। इंक्रीमेंटल अप्रोच समझ आ गया सब लोगों को? जी सर। अभी जी कोई सवाल तो पूछ लें, सवाल तो पूछ लें। नहीं सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यानी मुझे एक बात बताओ आप लोग, इंक्रीमेंटल अप्रोच पास कैसे होती है? जब एक पुराना केस अवेलेबल हो या जब एक पुराना केस अवेलेबल ना हो, ये बताओ। अवेलेबल। अवेलेबल हो।
अवेलेबल हो। यानी इंक्रीमेंटल अप्रोच काम में कब आती है? हम लोग सिंपली हमारे पुराने केस की लिस्ट निकालते हैं और देखते हैं पास्ट में ऐसा कोई केस आया कि नहीं आया। अगर आया है तो then तो इंक्रीमेंटल अप्रोच पास। यानी विल ओनली पास व्हेन ओल्ड केस अवेलेबल, राइट। लेकिन गड़बड़ पता है क्या होती है? गड़बड़ आती है नॉवेल केस के अंदर। नॉवेल केस का मतलब क्या होता है ये सुनो। नॉवेल केस का मतलब होता है, नॉवेल केस का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा केस आया जिसके फैक्ट्स यूनिक है। ऐसा केस जिंदगी में पास में कभी आया ही नहीं, ठीक है। ऐसा केस जिंदगी में पास में कभी आया ही नहीं। मेडिकल साइंस तरक्की करती है नहीं करती है? यस। फॉर एग्जाम्पल एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे यू कैन डिजाइन योर ओन बेबी। आप ये डिजाइन कर सकते हो कि उसकी शक्ल कैसे लगे, वैसा कैसा हो, और फिर हम लोग उसको कुछ जो केमिकल है ना वो प्रेग्नेंट औरत के अंदर हम लोग जो है लेडी के अंदर हम लोग इन्फ्यूज करेंगे, उससे बेबी डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये नई टेक्नोलॉजी आई है। अब मिस्टर ए है और उसकी जो वाइफ है मिसेस ए, राइट। तो मिसेस ए ने क्या किया, एक डॉक्टर के पास गई और उन्होंने जो है ना ये काम करवा लिया कि उन्होंने ना डिजाइन देयर ओन बेबी। एंड हुआ क्या, वो केमिकल खराब बन गया उन लोगों से, और जो द लेडी गॉट सिक और उसकी परमानेंट इंजरी हो गई, और उसको जो है वो बड़ा जो है उसकी परमानेंट इंजरी हो गई, बहुत उसका सब जो है ना पेट खराब हो गया, बड़ा मसला हो गया। उसने सू कर दिया, पर्सन इंजरी हुई है। बताओ क्या कभी पास्ट में जिंदगी में ऐसा केस आया होगा बेबी डिजाइन करने वाला? No, नो सर। नहीं। हमारे पास कोई ओल्ड केस के अंदर ऐसा कोई केस अवेलेबल होगा? नहीं सर। नहीं। तो ये कौन सा केस है? यूनिक केस है ना, विद यूनिक फैक्ट्स। इसको बोलते हैं नॉवेल केस। नॉवेल केस जैसे ऐसा केस पास्ट में जिंदगी में कभी आया ही नहीं। अगर पास्ट में ऐसा केस जिंदगी में आया ही नहीं तो इंक्रीमेंटल अप्रोच पास हो जाएगी या फेल हो जाएगी? फेल हो। फेल हो जाएगी। नॉवेल केस कौन सा होता है? जिसके फैक्ट्स यूनिक होते हैं, पास्ट में ऐसा केस आया ही नहीं है, ठीक है। अगर आया ही नहीं तो इंक्रीमेंटल अप्रोच फेल। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच अगर फेल हो गई तो क्या करें? कोई मसला नहीं है, हमारे पास चौथा एक और केस है। इस केस का नाम है कपारो वर्सेस डिकमैन। कपारो वर्सेस डिकमैन का केस क्या बोलता है कि सिर्फ 3 पॉइंट प्रूफ करा दो और ड्यूटी ऑफ केयर पास हो जाएगी। पहला पॉइंट रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, दूसरा पॉइंट प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस, एंड थर्ड पॉइंट पब्लिक पॉलिसी। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये चेक करो कि जिस बंदे ने गलत काम किया है क्या वो सोच सकता था कि इसके काम से किसी बंदे को नुकसान होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस का मतलब होता है ये चेक करो कि क्या इस बंदे के कंट्रोल में और इख्तियार में था कि वो ये गलत हरकत नहीं करता। Was the defendant in control of his action while he was doing it? थर्ड पॉइंट पब्लिक पॉलिसी। अगर आज को ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश कर दी तो कल को आवाम का फायदा होगा या नुकसान होगा। अब लेट्स सपोज इस दुनिया में, लेट्स सपोज यूके के अंदर आज तक एक भी एक्सीडेंट का केस नहीं आया, और फर्स्ट टाइम यूके के अंदर मैंने दुरिशा की गाड़ी मारी है 2025 में, और दुरिशा को पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज हो गया है। बताओ दुरिशा सू करेगी, ड्यूटी ऑफ केयर प्रूफ करना पड़ेगा। कौन सी ड्यूटी ऑफ केयर दुरिशा? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। बताओ डॉनी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं। एंड लगेगा नहीं लगेगा? नहीं। कौन सा केस लगेगा? मर्फी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। वर्सेस ब्रेंटफोर्ड में बताओ इंक्रीमेंटल अप्रोच लगेगी। बताओ क्या क्या देखते हैं हम लोग? ओल्ड केस देखते हैं। क्या पास में कभी गाड़ी लगी है यूके में किसी की? नहीं। तो हमारा केस नॉर्मल केस है कि नॉवेल केस है? नॉवेल। नॉवेल केस है, यूनिक फैक्ट्स है। नॉवेल केस के अंदर इंक्रीमेंटल अप्रोच पास या फेल? फेल। अब क्या करें, कौन सा केस लगाएं? कपारो वर्सेस डिकमैन। 3 पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे तो ड्यूटी ऑफ केयर पास वरना फेल। पहला पॉइंट रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। बताओ अगर मैं गाड़ी गलत चलाता हूं तो क्या मैं सोच सकता हूं कि मैं किसी को गाड़ी मार सकता हूं? आई कैन हैव रीजनली फोर्स दैट आई कैन पॉसिबली हिट अनदर पर्सन, यस और नो? यस। यस। पहला पॉइंट पास, फेल। पहला पॉइंट पास। दूसरा पॉइंट, जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी क्या मेरे कंट्रोल में, मेरे इख्तियार में? मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी जी मर्जी, सर। एक्सीलेटर ज्यादा दूं कम दूं, गियर लगाऊं ब्रेक लगाऊं, राइट। तो दूसरा पॉइंट पास, फेल? पास। पास।
अगर आज मुझको लाइबल कर दिया तो कल को इबरत हासिल करके लोग सही गाड़ी चलाएंगे, गलत गाड़ी चलाएंगे मुझे सही चला। सही, तो अवाम एक्सीडेंट ज्यादा होंगे कम होंगे, अवाम का फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा। फायदा होगा। तो पब्लिक पॉलिसी भी पास, तीनों पॉइंट पास, ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश। समझ आई ये बात? सर ये जी सर। प्रॉक्सिमिटी क्लेम द्वारा बताइए। प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस का मतलब होता है कि ये चेक कर लो कि अगर ड्यूटी के जो बंदा गलत हरकत कर रहा था, नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा था, क्या वो एक्ट करते हुए उससे इख्तियार और कंट्रोल में था वो हरकत जो वो कर रहा था? Was the defendant in control of his actions while he was doing it? यही बात। यस सर। आगे चले, आगे चलते हैं। अब सुनना मेरी बात बड़ी गौर से, अब सुनो। अब 2-3 केस, टॉपिक हमारा खत्म हो गया। दिस इज द टॉपिक। कोई ऐसी चीजें समझ नहीं आई हो इस टॉपिक में से? दिस इज द एंटायर टॉपिक, यू आर डन विद एंटायर टॉपिक। जनरल ड्यूटी ऑफ केयर खत्म हो गया। अब मैं 2-3 केस को आपको उसके फैक्ट्स बताऊंगा ताकि आपको मजीद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ आए। सुनना, एक केस था वॉटसन वर्सेस ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड। प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस को समझाने के लिए आपने जो मुझे बोला ना, उसके लिए मैं केस बता रहा हूँ। वॉटसन वर्सेस ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड में क्या हुआ कि एक बॉक्सर था वॉटसन, और ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड ने उसको बॉक्सिंग मैच अरेंज कराया। उससे दूसरे बॉक्सर ने पंच मारा, जब पंच मारा तो वो नॉकआउट हो गया। नॉकआउट हुआ तो वहां पर बोला फर्स्ट एड बॉक्स की तरह खून निकल रहा है। तो पता चला कि ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड ने कोई फर्स्ट एड बॉक्स खरीदा ही नहीं था, ना रखा था। क्या रखना चाहिए था? बॉक्सिंग मैच में फर्स्ट एड बॉक्स, चोट लग सकती है। यस जी सर। उसको वहां से लिया गया हॉस्पिटल में। इवेंचुअली उस बंदे को परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई। पर्सनल इंजरी है कि नहीं है? यस। डॉक्टर ने अपने पर्चे पे क्या लिखा कि अगर के फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि इसको पर्सनल इंजरी होती। उसने सू कर दिया। पर्सनल इंजरी है तो जनरल ड्यूटी ऑफ केयर में सू किया। डोनीहू नहीं लगता, एंड नहीं लगता, मर्सी लगता। जिंदगी में पहले ऐसा केस कभी भी नहीं आया। इंक्रीमेंटल अप्रोच पास या फेल? फेल। वाई? नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, नॉर्मल केस। पहला पॉइंट, रीजनेबल फॉरसीएबिलिटी। बताओ, इज इट रीजनबली फॉरसीएबल कि बॉक्सिंग मैच में चोट लग सकती है? यस सर। जी सर। प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस, क्या ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड के इख्तियार में था, कंट्रोल में था कि एक बॉक्सिंग ये सेफ्टी किट खरीद के कोने में रखते हैं फर्स्ट जी एड सर। बॉक्स? यस। अगर आज हमें ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड को लायबल किया तो कल और जो बॉक्सिंग बोर्ड होगी वो ध्यान से काम करेंगे, कम इंजरी होगी। जी सर। यस, ड्यूटी यस ऑफ सर। केयर एस्टैब्लिश कर दी। समझ आया? यस एक और सर। केस बताता हूँ। एक केस आया सूत्रधार केस। सूत्रधार केस के अंदर क्या हुआ कि एक कंपनी थी, वो एक बैरन लैंड में गई। बैरन लैंड यानी एक विलेज में गई जहां पर एक लैंड था बंजर। वहां पर एक बहुत बड़ा जो एक पॉन्ड था। उन लोगों ने बोला हम ये पॉन्ड की जमीन खरीदेंगे, यहाँ पर मछलियां डालेंगे और फिश फार्मिंग करेंगे। लेकिन कंपनी को ख्याल आया कि हम लोग को चेक करना चाहिए कि इज दिस वाटर, कैन दिस वाटर इवन सस्टेन मरीन लाइफ और नॉट? क्या है पानी के अंदर मछलियां जिंदा भी रह सकती है कि नहीं रह सकती? ये चेक करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सैंपल निकाल लिया पानी का। अच्छा, जब ये लोग सैंपल निकाल रहे थे तो वहां से जो गांव के लोग थे, विलेजर्स, वो वही पानी पी रहे थे। पी रहे होंगे, ठीक है। वो ले गए जब सैंपल लेबोरेटरी में और सैंपल को चेक कराया तो पता चला द वाटर कंटेन आर्सेनिक। जो पानी था ना उसमें आर्सेनिक था। अब आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक इज अ फॉर्म ऑफ एसिड। तो लोगों ने बोला ठीक है यार, हम लोग जमीन नहीं खरीदते, यहाँ पर मछलियां मर जाएंगी। लेकिन क्या ये बात इनको विलेजर्स को बतानी चाहिए जो पानी पी रहे हैं? यस। लोगों ने नहीं बताई। इवेंचुअली क्या हुआ, विलेजर्स वहां से पानी पीते रहे, कुछ मर गया और कुछ बीमार हो गए। बाद में विलेजर्स ने क्या किया, इस बंदे को सू कर दिया कंपनी वालों को कि जब आपको पता था कि वाटर कंटेन्स आर्सेनिक, यू शुड हैव टोल्ड अस, यू नेवर टोल्ड अस एंड वी गॉट सिक एंड वी डाइड। पर्सनल इंजरी, सू कर दिया। जिंदगी में ऐसा केस नहीं आया था, नोवेल केस, यूनिक फैक्ट्स। बताओ, इज इट reasonably foreseeable that people who drink water from which contains arsenic can get sick or die? Yes. पॉइंट नंबर 2, proximity and closeness। क्या इनके इख्तियार में था कि ये लोग पानी नहीं पीते? नो। नहीं। भाई मुझे बताओ, इन लोगों का जो विलेजर्स हैं, इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है? कौन लगते हैं मेरे भाई? मैं क्यों इनका ख्याल रखूंगा? या मैं क्यों बताऊंगा कि यहाँ से पानी पियो या नहीं पियो? और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, बख्त चांडियो बैठा हुआ है, अगर मैं उसके गांव में जाकर लोग पानी पी रहे हैं, मैं बोलूँ पानी नहीं पियो,
वो क्या बोलेंगे, भाई जाओ अपना काम करो, भाई आप कौन हो, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे लोग। हाँ, पुलिस वाले बोले तो बात सुनेंगे, तो मैं कौन हूँ, मेरी बात क्यों सुनेगा भाई कोई, राइट? तो आर दीज पीपल इन माई कंट्रोल, यस और नो? दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। तो proximity closeness failed, therefore the company was not held liable. समझ आई बात? जी सर। पब्लिक पॉलिसी को समझाने के लिए एक लास्ट केस सुना रहा हूँ, then we're done with the class. इस केस का नाम है वेन फारलेन केस। हस्बैंड एंड वाइफ थे मिस्टर एंड मिसेस वेन फारलेन। उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। दे डिसाइडेड दे डू नॉट वांट किड्स एनीमोर। हस्बैंड वाइफ जो है वो हॉस्पिटल गए, हस्बैंड ने अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन का नाम था वेसेक्टमी ऑपरेशन। वेसेक्टमी से क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स भी करें तो वाइफ विल नॉट गेट प्रेग्नेंट, शी कैन नॉट कंसीव एनीमोर। ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अब द वाइफ विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। इसके बावजूद जब कपल ने इंटरकोर्स किया, वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, ये ऑपरेशन नेग्लिजेंटली परफॉर्म था। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंटली नेग्लिजेंटली गलत ऑपरेशन किया, सही किया होता तो नहीं होती प्रेग्नेंट, राइट? तो वाइफ ने जो वाइफ थी ना, जो प्रेग्नेंट हो गई, उसने उसको कौन सा हॉस्पिटल को सू कर दिया। खैर ठीक है, डॉक्टर को भी सू कर दिया कि आपकी लापरवाही की ऐसे शी गॉट प्रेग्नेंट। और 3 तरह के डैमेजेस मांगे। बोलते एक तो 9 महीने बच्चे को जो है I'll have to bear the child, the baby। तो 9 महीने दर्द होगा, जो एग्नी होगी, उसके पैसे दो आप मुझे। फिर बोलते डिलीवरी के वक्त एक अलग एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, उसके भी पैसे दो। फिर बोलते हैं आई नेवर वांटेड दिस चाइल्ड, तो I'll have to इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो 18 साल के मेंटेनेंस के पैसे भी आप दो। ये 3 डैमेजेस मांगे। ऐसे जिंदगी में केस नहीं आया था, बताओ नॉर्मल केस या यूनिक केस? यूनिक फैक्ट, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस नॉर्मल केस। इंक्रीमेंटल अप्रोच फेल हो गई, कपारो लगाओ। तो पहला पॉइंट, इज इट रीजनली फॉरसीबल दैट इफ द वेसेक्टमी ऑपरेशन इज डन नेग्लिजेंटली द वाइफ कैन कंसीव? यस। प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस, क्या ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर का पूरा इख्तियार है ऑपरेशन किस तरह से करना है, या कोई रोक रहा है उसको? जी सर। पूरा इख्तियार है। पूरा इख्तियार है, इट्स इन द कंट्रोल। वो खुद सही नहीं ऑपरेशन किया, दूसरा पॉइंट पास। थर्ड पॉइंट, प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजनेस, सॉरी पब्लिक पॉलिसी। अगर आज को ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश कर दी तो सऊद बताओ कल को आवाम का फायदा होगा नुकसान होगा? सर हो सकता है नुकसान हो। कोर्ट ने बोला अगर आज हमने ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश कर दी तो कल को आवाम का नुकसान होगा। क्यों? 2 रीजन। पहला रीजन, आप किसको लायबल करना चाह रहे हो? डॉक्टर को। डॉक्टर पब्लिक हेल्थ केयर की फील्ड में से है, और कल को अगर आज हमने इसको लायबल कर दिया तो कल को डॉक्टर अपना काम करने से पहले घबराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर लोग डॉक्टर बनने के लिए इनकरेज होंगे या डिस्करेज होंगे? डिस्करेज होंगे। पब्लिक हेल्थ केयर में ज्यादा लोग होंगे, कम लोग होंगे? कम लोग होंगे। जब पब्लिक हेल्थ केयर में कम लोग होंगे तो हमारी आवाम की सेहत अच्छी होगी, बुरी होंगी? बुरी होंगी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। मेडिकल साइंस तरक्की करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो भाई हम मानते हैं एक बंदे के साथ नाइंसाफी हो भी जाए, भाड़ में जाए बंदा, कितना बड़ा नुकसान सोसाइटी के साथ हो जाएगा ना। जी। तो द सोसाइटी विल नॉट बेनिफिट अगर द ड्यूटी ऑफ केयर। दूसरी बात, आप क्या बोल रहे हो कि बच्चा हो गया है, ये नुकसान हो गया है, इसके पैसे दो। और यूके का बहुत लॉ क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी बेस्ड है। आप अगर इसको, अगर लॉ से आप क्या मांग रहे हो? पैसा। पैसे लेने के लिए लॉ को क्या बोलना, कोर्ट को क्या बोलना पड़ेगा कि डैमेज हुआ है, जब भी तो कॉम्पेंसेशन मिली है। आप बोल रहे हो कि बच्चे को बोलो डैमेज है, तो बच्चा डैमेज होता है कि ब्लेसिंग होता है? ब्लेसिंग। A child is a blessing and you want us to label the child as a damage, which is wrong. कल को अगर डैमेज कर दिया, एक बंदा 4 बच्चे पैदा करके बोले भाई 4 डैमेज हो गए, पैसे दो, फ्लड गेट्स हो जाएंगे, राइट? तो इस वजह से ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश नहीं करी। So that at the end of the day, that is the entire topic. Chapter number 1 completed for tort law. मैंने आपको बताया law of tort is based on the concept of corrective justice, which basically means that if you have made a mistake, then you need to fix your mistake, rectify your mistake. Law of tort की definition है that if due to a person's negligent act, if another person suffers a damage or a harm or an injury, then the injured party can sue the negligent party and can get compensation in the form of damages. And however, in order to get damages, you have to prove 3 points: duty of care, breach, and causation. ड्यूटी ऑफ केयर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था, ब्रीच में तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, कॉजेशन में मेरी एक्ट से आपको नुकसान हुआ। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला पॉइंट ड्यूटी ऑफ केयर। पर्सन इंजरी प्रॉपर्टी डैमेज पे ड्यूटी ऑफ केयर लगती है, उसका नाम क्या है? जनरल ड्यूटी ऑफ केयर। सबसे पहले कौन सा केस है? डॉनी वर्सेस स्टीवेंसन। कितने पॉइंट प्रूव करने थे? 1, रीजन फॉरसिबिलिटी। क्या बोलते थे इसको? नेवर प्रिंसिपल।
ये लॉ इजी था, वाइट था, दो मसले फ्लड गेट फ्लश लायबिलिटी, ओवर हो गया, एन वर्सेस बटन आ गया, 2 पॉइंट है, रीजनेबल पॉसिबिलिटी पब्लिक पॉलिसी टेस्ट। अभी ये वाइट था, ओवर हुआ, वर्सेस ब्रेडफोर्ड केस आया, इंक्रीमेंटल अप्रोच, 5 केस लगाओ, ड्यूटी ऑफ केयर उसमें पास है तो हमारे में पास हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। ये केस भी ओवर, यहाँ पर क्या हुआ, अगर यूनिक फैक्ट्स है तो इंक्रीमेंटल अप्रोच फेल हो जाती है। यहाँ पर क्या लगाते हैं, कमाल वर्सेस डिकमैन, 3 पॉइंट प्रूव करो, रीजनेबल पॉसिबिलिटी, प्रॉक्सिमेट क्लोजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी, जिसके अंदर वॉटसन वर्सेस ब्रिटिश बॉक्सिंग केस, सुधराधर केस एंड फार्लेन केस हमने किया है। इज देयर एनीथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड अप टिल नाउ गाइस?